हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो 12 जुलाई के करंट अफेयर्स को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि मैं डेली करती हूं कि इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026 सो वी हैव अ ट्रैकर फॉर यू। ट्रैकर किस लिए आपको हेल्प करेगा? आपको ये लिस्ट देगा एक टॉपिक्स की और उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स यानी कि माइक्रो टॉपिक्स की। तो सिलेबस अगर आपको इन डिटेल नहीं पता, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं सिलेबस को लेकर, तो हमने ये ट्रैकर आपके लिए तैयार किया है सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लानर की तरह। एंड इसमें आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर मैं आपका फर्स्ट पेज इसको दिखा देती हूँ तो ट्रैक कर सकते हो आप, यानी कि एक लिस्ट में आप यहाँ पे आपको बॉक्स दिया गया है, चेक बॉक्स दिया गया है, तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं इजीली, है ना, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं हम पहले करंट अफेयर्स की। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे एक सिंपल सा करंट अफेयर जिसमें उन्होंने ये बोला है कि संगम जो कि प्रयागराज के अंदर था वो पार्टली सबमर्ज है। क्यों हुआ है? क्योंकि गंगा और यमुना का बारिशों की वजह से, मानसून की वजह से जो लेवल है वो बढ़ गया है ना। तो इससे जुड़ा सवाल हमारे पास अब क्या हो सकता है? अब हम प्रयाग के बारे में क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, मंदाकिनी प्लस गंगा में कौन सा प्रयाग बनता है। ठीक है, जब वो सबमर्ज करते हैं तो कौन सा प्रयाग बनता है, यानी कि कॉन्फ्लुएंस पॉइंट जब दो रिवर्स का है वो कौन सा प्रयाग बनेगा। ठीक है, मंदाकिनी प्लस गंगा कर्ण प्रयाग, धौली गंगा और गंगा रुद्र प्रयाग, पिंडर गंगा या पिंडर गंगा जिसको बोलते हैं प्लस गंगा विष्णु प्रयाग। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो धौली गंगा के साथ गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। नंद प्रयाग तब बनता है जब नंदाकिनी की बात कर रहे हैं एंड वो गंगा से मिलती है। पिंडर गंगा कर्ण प्रयाग बनाती है अगर वो गंगा से मिलती है या कॉन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग बनाती है अगर गंगा से कॉन्फ्लुएंस करती है। भागीरथी के साथ यहाँ पर हमारा देव प्रयाग बनता है। सो अकॉर्डिंगली आपको ये प्रयाग, 5 प्रयाग याद होने चाहिए, क्योंकि अब गंगा का जब हम रिवर सिस्टम की बात करते हैं उसके अंदर हम सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। एंड ट्रिब्यूटरीज की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात हो रही है, कौन से ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है। सो ये सब चीजें यहाँ पे मायने रखती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल्स इलेक्शन कमीशन को अनबर्डन्ड पावर्स देता है। तो अब बेसिकली यहाँ पर यही चीज चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। तो अब रिपोर्ट सबमिट करनी थी कमेटी को, ज्वाइंट कमेटी को, तो उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करके यही चीज बोली कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है कि अगर हम स्टेट्स के और सेंटर के एकदम से एक साथ में कंडक्ट कराते हैं इलेक्शंस को, है ना। बट उन्होंने यही चीज को मेंशन किया कि अब सपोज कीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कि एक स्टेट है जिसके अभी 5 साल के लिए इलेक्शंस हो चुके हैं, है ना। तो अब लेफ्ट ओवर जो इसका टाइम पीरियड रहता है, सिंस अब हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो किसी भी टाइम पे इलेक्शंस कॉल कर सकता है ना। सो फॉर एग्जांपल कोई ए स्टेट का इलेक्शन कॉल आउट कर दिया जाता है कि इन द ईयर ऑफ 2025 वो होगा, प्लस अभी ये 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, 3 इयर्स अभी रिमेनिंग है या 2 इयर्स अभी रिमेनिंग है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो इलेक्शन जो कंडक्ट कराए जाएंगे एंड सपोज 2025 में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत कोई इलेक्शन कंडक्ट कराया जा रहा है सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट लेवल्स पे, है ना। तो 2 साल इसके रिमाइंडर पीरियड होगा। तो अब इलेक्शन कमीशन पावर तो है उसके पास कि वो इलेक्शन के लिए डेट्स यहां पर निकाल सकता है, अनाउंस कर सकता है, बट वो इलेक्शंस इन दो स्टेट्स विल बी फॉर द केस ऑफ 2 इयर्स ओनली, है ना। रिमेनिंग पीरियड यानी कि रिमाइंडर पीरियड के लिए ही वो इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सकते हैं। सो अब 2 साल बाद वहां पर उस स्टेट में फिर से इलेक्शन होंगे, तो अब वही 2 साल का जो रिमाइंडर है वो आगे हमारे पास चलता रहेगा। तो ये हमारा वन नेशन वन इलेक्शन वाले पॉइंट को तो ओवरऑल मतलब फेल ही कर देता ना उसका पर्पस। सो इन रिटर्न उन्होंने यही चीज बोली, जो इलेक्शन कमिश्नर्स थे हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर्स नहीं सॉरी एक्स CJIs थे, उन्होंने यही चीज यहाँ पर बोली कि आप ये रिमाइंडर पीरियड के अंदर या तो आप कोई क्लॉजेज ऐसी डाल दीजिए या इसकी इस तरीके से आप डेफिनेशन निकालिए कि आगे जाके किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये अमेंडमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यही चीज आपको बताई गई है। देन सवाल यही है हमारा, द इलेक्शन कमिश्नर have a tenure of 6 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier. Second, the chief election commissioner can be removed from the office in like a manner and on like the grounds as a judge of the Supreme Court. So which of the following statements above is or are correct? तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन नंबर सी है कि 65 इयर्स या टेन्योर ऑफ 6 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। सो इन दैट केस वो अब क्या हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है अपॉइंटमेंट के बाद, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, कोई रीअपॉइंटमेंट का कोई पॉइंट नहीं रहता है हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर्स के तौर पे। एंड रिमूवल की जब हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इवन इलेक्शन कमिश्नर्स की, वो ग्राउंड्स भी सेम होंगे और मैनर भी सेम रहेगा लाइक दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अब हमने यही चीज को पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कैसे होता है। ठीक है, सो अब आप मेरे को बताओगे
कि अगर लोकसभा में ओरिजिनेट हो रहा है तो कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, राज्यसभा में होता है तो कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैं भी देखती हूँ कितना रिवाइज कर रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो इसकी डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन डीआरडीओ इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट इंडिजिनस अस्त्र मिसाइल। तो अस्त्र मिसाइल एक्चुअली में क्या है, फ्लाइट टेस्ट कराया गया ऑफ द इंडिजीनियसली, इसको क्या बोलते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसका नाम अस्त्र रखा है। सो बेसिक आइडिया इसका यही है, बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि हमारे ह्यूमन आई से हम नहीं देख सकते, उसके भी बियॉन्ड वो विजुअल रेंज पे जाके टारगेट को अब स्ट्राइक कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। एंड इसकी स्पेसिफिक एक स्पेशलिटी यही निकल के आई है कि ये इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के साथ जोड़ा गया है, यानी कि इसके अंदर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर जोड़ा गया है, जो कि अब सुखोई 30 फाइटर जेट जो कि ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा जहां पे वो कमीशनड है उसके साथ ये अटैच्ड रहेगा, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसीज के साथ यहाँ पर मैच करके या इसी तरीके से काम करेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी को रीड कर पाए टाइमली, है ना। कि इनकेस ये फाइटर जेट्स पे भी एयर टू एयर मिसाइल है तो फाइटर जेट्स पे ऑब्वियसली लगेगा, तो सुखोई के लिए आप कह सकते हो कि ये यूज किया जा सकता है ना, टू स्ट्राइक द अदर पर्सन और टू स्ट्राइक द एनिमी। सो अब इसी वजह से एंड ये 2 लॉन्चेस इसके कंडक्ट कराए गए। सो अब फ्लाइट टेस्ट ही की थी ना उन्होंने, तो अब 2 जो लॉन्चेस कंडक्ट कराए गए जिसके लिए वो सक्सेसफुल भी रही, जो कि अब अनमैन्ड हाई स्पीड एरियल टारगेट्स थे एट डिफरेंट रेंजेस, तो इसको बखूबी इसने स्ट्राइक कर लिया। तो उसी से जुड़ा अब सवाल यही है, अस्त्र मिसाइल हैज अ रेंज एक्सीडिंग 100 किलोमीटर्स। सेकंड, अस्त्र मिसाइल इज इक्विप्ड विद इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर फ्रॉम MiG-21 प्लेटफॉर्म ऑफ द कोस्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर्स में कई बार आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी गई होती है, उसको पूरा करना हमारा फर्ज है। तो ये 100 किलोमीटर्स की से थोड़ा सा ज्यादा इसकी रेंज है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि हमें पता है कि सुखोई के साथ इसका आपस में रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का लेना देना है ना, आपस में ये दोनों एनग्रेव्ड एक दूसरे के साथ क्या एक दूसरे की रेडियो फ्रीक्वेंसीज को रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होती है। तो यहाँ पे सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म ऑफ द कोस्ट, एंड अगर हम यहाँ पर 100 किलोमीटर्स की बात करें, एंड इज इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ आर्ट गाइडेंस नेविगेशन सिस्टम एज वेल, ठीक है। देन हमारे नेक्स्ट न्यूज कहती है मराठा फोर्ट सिस्टम्स गेट यूनेस्को हेरिटेज टैग। तो अब ये फोर्ट सिस्टम्स है, तो इसके अंदर एक कोई सिंगल फोर्ट नहीं है, ठीक है, मल्टीपल फोर्ट्स इंक्लूड किए गए हैं बेस्ड ऑन द आइडिया कि उनकी हाइट कितनी ज्यादा थी जो भी मराठा फोर्ट्स थे, ठीक है। प्लस उसके साथ इनकी जो अब कैमोफ्लेज सिस्टम ये यूज किया करते थे, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो डिफेंस सिस्टम को यूज किया जाते थे, डिफेंस एज वेल एज स्पाई सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, इन सबको यूज किया करते थे मराठास बखूबी, एंड इसी सबको रिकॉग्नाइज करते हुए मराठा फोर्ट्स की पोजीशनिंग को रिकॉग्नाइज करते हुए ये यूनेस्को की हेरिटेज टैग की लिस्ट में आ गए हैं, ठीक है। एंड कौन से फोर्ट्स हैं, 12 कंपोनेंट्स है, सालर फोर्ट, देन शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, खंडेरी फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, देन राजगढ़ प्रतापगढ़, देन सुवर्णगढ़ फोर्ट, पहनला फोर्ट, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग इन महाराष्ट्र एंड जिंजी फोर्ट इन तमिलनाडु। तो ये सबको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यूनेस्को से रिलेटेड जितने भी आप देखते हो कि इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उससे जुड़े सवाल आपको पहले भी आ चुके हैं, है ना। सो अब इससे जुड़ा हम सवाल ये देखते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसेंटली एडेड प्रॉपर्टी इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सिर्फ और सिर्फ मराठास के लिए यहाँ पर या मराठा फोर्ट्स की चेन है उसको ही ऐड नहीं किया गया, बहुत सारे और भी थे, ठीक है। तो कौन से माउंट मुलांजे कल्चरल लैंडस्केप, खोरमबाद वैली, देन सीजिया इंपीरियल टोम्स, ककाडू नेशनल पार्क, इनमें से कौन से जो है अभी रिसेंटली एडेड नहीं है, यानी कि कल की डेट में जो हमारे पास न्यूज आई है उनमें से कौन से एडेड इसमें नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनता है। तो अब मुझे बताओ ककाडू नेशनल पार्क कहाँ पे है, जल्दी से बताओ, और पहले ऑलरेडी एडेड था, नेचुरल साइट है ये, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बनता है। देन इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज ऑन September 11 to 13। तो अब हेरिटेज मैन्यूस्क्रिप्ट जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो इंडिया के कल्चरल एस्पेक्ट और हेरिटेज का ये पार्ट बनता है। तो अब इसके लिए एक मिशन सरकार ने 2003 में लॉन्च किया था। इसका क्या नाम है यहाँ पे हमारे पास, ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है। सो उसके तहत हमारे पास अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है, हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। हो सकता है इसका रेफरेंस लेके यूपीएससी आपसे सवाल पूछ ले। सो अब प्रिजर्वेंस की बात की जा रही है, प्रिजर्व करने के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, और एक डिजिटल लाइब्रेरी उनको लेकर यहाँ पर बनाई जा सके। सो अब जितने भी स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, जो इंटरेस्टेड पर्सन हैं, ये 11 से 13 के बीच में आकर अपने रिसर्च पेपर्स को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो इसी के ऊपर ये बेस्ड है।
देन सवाल यही है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ज्ञान भारतम मिशन कि इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेकंड, इट इज एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 2024-2031 विद अ टोटल एलोकेशन ऑफ रुपीज 428.85 करोड़. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी. सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है. आई एम श्योर अभी आपको दोनों के डिफरेंस का यहाँ पे पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम के बीच में डिफरेंस क्या बनता है. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास ज्ञान भारतम जो है सेंट्रली सेक्टर स्कीम है फॉर अ पीरियड ऑफ 2024 टिल 2031 विद अ टोटल एलोकेशन ऑफ 482.85 करोड़. ठीक है, सो अब इसके भी डिटेल में अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. जस्ट राइट आफ्टर द वीडियो गेट्स पब्लिश, उसके 10-15 मिनट तक आपको ये जो सारे के सारे आंसर्स है ना वो इन डिटेल मिल जाते हैं. देन लिथुआना मूव्स टू सेव बाल्टिक सील्स एज आइस शीट्स रिसीड. तो अब यहाँ पे ना आपको पता होना चाहिए कि बाल्टिक सी कहाँ है, उसके आसपास वाली कंट्रीज कौन सी हैं, प्लस इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि बाल्टिक सी जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा न्यूज में रही है. सो अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास बाल्टिक सील्स हैं उसके रेफरेंस में ये आई है. एंड बाल्टिक सील्स का दूसरा नाम हमारे पास ग्रे सील्स भी है. ठीक है, सो अब मेजरली न्यूज आपको यही चीज बोल रही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वैसे जो बाल्टिक सी है ना उसमें सर्टन एरियाज ऐसे रहते थे जो फ्रोजन थे. ठीक है, फ्रोजन एरियाज रहते थे, बर्फ पड़ती थी वहां पे, एंड जो फीमेल्स हैं वहां पे स्पेसिफिकली करती थी क्या, प्रोजेनी करती थी, है ना. बट अभी के केस में हम देख रहे हैं कि सिंस क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश हो रही है सिर्फ और सिर्फ, एंड कुछ ऐसा आइस वाला पर्सपेक्टिव नहीं है हमारे पास, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एंड बाल्टिक सी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है. तो अब उनको क्या करना पड़ता है, अलॉन्ग विद अदर फीमेल्स उनको भी प्रोजेनी करनी पड़ती है एक टाइम पे, है ना, इन द हॉट वाटर्स ओनली. तो अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ग्लोबली वो नहीं पता, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि ऑलमोस्ट 1950s या उससे पहले, बिफोर 1950s जो हमारे पास सील्स थी वो लैक्स में, उनकी ग्रे सील्स की ही यहाँ पे बात की जा रही है, लैक्स में उनकी पॉपुलेशन हुआ करती थी. बट वो पॉपुलेशन जो है कम होके अब सिर्फ और सिर्फ थाउजेंड्स में रह गई थी. उसके पीछे का रीज़न क्या था, हमारे पास एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन रीज़न था, पोचिंग रीज़न था, हंटिंग के लिए इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, है ना. सो बट अब धीरे धीरे हमने देखा कि ऐसी सिचुएशन आई, पीएच चेंज हुआ है, एवरीथिंग, कि इनफर्टिलिटी आ गई थी इनकी फीमेल्स के अंदर, ग्रे सील्स में. बट धीरे धीरे वो सिचुएशन रिकवर हुई यहाँ पर. बट अभी जो हमारे पास अवेलेबल यहाँ पर पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 50 to 60,000 ओनली. सो इनकी भी आप IUCN स्टेटस की बात करो या अपेंडिक्स की बात करो तो स्टेटसेस आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, पता करने होंगे, नोट्स इसके अकॉर्डिंगली ही आप बनाएंगे. ठीक है, सो इससे जुड़ा अब हम सवाल देख लेते हैं. बाल्टिक सी की ही यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंस ज्यादा होने की है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर बाल्टिक सी? लातविया, स्वीडन, ऑस्ट्रिया एंड एस्टोनिया. करेक्ट आंसर है सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया. हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, स्वीडन आ रहा है. देन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे क्या, बाल्टिक सी में पोलैंड आ रहा है. देन लिथुआना आ रहा है, लातविया आ रहा है, एस्टोनिया आ रहा है, फिनलैंड आ रहा है. ठीक है, रशिया भी आ रहा है. इस चीज़ को इंक्लूड करके चलना. तो बाल्टिक सी की स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, प्लस इसके अंदर ये गल्फ ऑफ बोथनिया इसके ऊपर पढ़ सकते हैं, गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ रीगा है, गल्फ ऑफ डांस है. ठीक है, सो ये सारे आपको पता होने चाहिए. आइलैंड्स जो हैं, अब इसका क्या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस हो सकता है, इसके ऊपर आप बिल्डअप कर सकते हैं. अगर मेंस दे रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली आपको ये आइडिया होना चाहिए. ठीक है, सो अब इससे जुड़ा नेक्स्ट अब करंट अफेयर्स देखते हैं कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक वे ऑप्शंस टू अलाउ NBFC एंट्री इनटू बैंकिंग. सो मेजर रीजन इसके पीछे का क्या है, पहले आपको NBFC पता होना चाहिए, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जो कि अब फुल फ्लेजेड बैंक्स में यहाँ पर चेंज होने के लिए तैयार हैं. सरकार चाह रही है एंड RBI भी चाहता है कि हम कोई न्यू बैंक इंट्रोड्यूस करें जो कि एक बहुत बड़ा बैंक हो, बिग बैंक, यानी कि जिसकी अब जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट जिसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई हो. उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यही दिया गया है कि हमारे पास टॉप 100 की अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ अभी तक 2 बैंक्स हैं. ठीक है, एक तो SBI बैंक है प्लस HDFC बैंक है. SBI बैंक जो है उसका रैंक ग्लोबली अगर हम देखें तो 43rd है, एंड HDFC का देखें तो 73rd है.
ठीक है, इन द टॉप 100। बट अब आरबीआई और जो गवर्नमेंट है वो यही चाहते हैं कि ऐसा बैंक हम इंट्रोड्यूस करें इनटू द मार्केट या उसको शेड्यूल्ड बैंक का हिस्सा बनाएं ताकि वो टॉप 10 में हो। तो उसके लिए अब वो ये नहीं चाह रहे हैं कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक है उसको पुशअप किया जाए, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगी, या उनकी फैसिलिटीज़ को अब जैसे प्राइवेट बैंक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उनको अब कैसे बढ़ाओगे, है ना, क्योंकि उनके अब प्रॉफिट बेसिस पे काम चलता है। तो क्यों ना हम ऐसी कोई कंपनी जो कि NBFC है, जो कि नॉन बैंकिंग यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, हम उसी को ही बैंक में ट्रांसफ़र कर दें। दो इसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स यहाँ पर लगेंगी, बट हम उसको फुल फ्लेजेड बैंक अगर बना दें। एक तो NBFCs को लेखा माना जा रहा है, दूसरा माना जा रहा है स्मॉल बैंक्स को, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, कि या तो हम इनको इनकरेज करें या NBFCs को इनकरेज करें। बट जो स्मॉल बैंक्स है वो अगेन इतनी ज़्यादा कैपिटल उनके पास नहीं होगी, है ना। तो NBFCs जो कि ऑलरेडी एक तरह से MNCs की तरह ही काम कर रही हैं, है ना, काइंड ऑफ लगा सकते हैं MNCs की तरह काम कर रही हैं, बट नॉट एग्जैक्टली। तो हम क्यों ना उनको बढ़ावा दें, उनमें से किसी एक को या दो को एटलीस्ट हम लाइसेंस दे देते हैं कि फुल बैंकिंग फैसिलिटीज़ के साथ आप चलो, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ही उन्होंने ये चीज़ बोली है। एंड साथ में मे बी गवर्नमेंट एंड आरबीआई ऑल टुगेदर आर प्लानिंग कि कुछ और ऐसे बैंक्स हैं जिनका या तो मर्जर हो या उनको नेशनलाइज किया जाए। ये दोनों के ऊपर भी सरकार अभी विचार कर रही है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर बीइंग ए UPSC एस्पिरेंट क्या फर्ज बनता है कि आप देखोगे कि शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं, उनके क्राइटेरिया क्या होते हैं, ठीक है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से होते हैं, ठीक है। एंड 4 तरह के बैंक्स होते हैं हमारे पास। कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी बताओ कौन से बैंक्स होते हैं, ठीक है। देन एक हमारे पास फॉरेन बैंक्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, एंड यही फॉरेन बैंक्स में से हमारे पास शेड्यूल्ड बैंक्स कितने हैं। यहाँ पे नाबार्ड का रोल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आप बिल्डअप करोगे, ठीक है। एंड कौन सी स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड बैंक के लिए क्राइटेरिया होता है, ये तो स्टार मार्क करके यहाँ पे रट लो कि क्या क्या है, ठीक है। एंड करंटली एक चीज़ आपको और यहाँ पे बताएगी कि ग्लोबली अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमारे पास, 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, एंड टोटल जो है 44 फॉरेन बैंक्स हैं एंड 5 पेमेंट बैंक्स हैं। एंड ये पेमेंट बैंक्स जो है ना, ये हमारा NBFC बनता है। अब इन पेमेंट बैंक्स को ना हम टोटली फुल फ्लेजेड बैंक्स में कैसे कन्वर्ट करें, उसके ऊपर सरकार सोच रही है, ठीक है। इससे जुड़ा सवाल यही है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेन शेड्यूल्ड बैंक। नॉट वूरी बैंक, UBS, रोबो बैंक इंटरनेशनल, IDBI। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, IDBI। IDBI जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यहाँ पे देखो प्राइवेट बैंक है जो कि अब इंडियन ओरिजिन का ही बैंक है, ठीक है। तो नाम यहाँ पे आपको एटलीस्ट 5-6 तो सभी के कैटेगरीज में रटे होने चाहिए। ये फॉरेन बैंक है जो कि फॉरेन शेड्यूल्ड बैंक्स है, ये हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक है, एंड ये हमारे पास प्राइवेट बैंक्स है जो कि शेड्यूल्ड बैंक्स है। और ये RBI से ही लिस्ट सारी की सारी उनकी साइट से ली गई है, ठीक है। तो एटलीस्ट 2-3 आइडिया, एटलीस्ट एक ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए इसको लेकर। देन व्हाट महाराष्ट्रस अर्बन माओइज्म बिल सेज। सो अब माओइज्म के लिए ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो कि मेजरली आपके मेंस का पार्ट होता है व्हेन इट कम्स टू इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो इसका, ठीक है। बट थोड़ा सा इन डिटेल मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस उन्होंने क्या लिया है। तो बिल का नाम है महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल, एंड ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और माओइज्म जो कि अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इज सीकिंग कि ऐसा कोई बॉर्डर्स नहीं है विद इन द स्टेट के माओइज्म कभी महाराष्ट्र में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम रेफरेंस ले रहे हैं उन्हीं माओइस्ट स्टेट्स का, मेजरली जिनमें ओडिशा है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड ओडिशा ऑब्वियसली, कि इन सब ने भी अपने सिक्योरिटी एक्ट्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने के लिए। तो महाराष्ट्र जो है एक प्रोएक्टिव स्टेप ले रहा है उसके लिए। सो अब उन्होंने यही चीज़ बोली, 2-3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजन यही है बिल का कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सस्पिशन आती है कि वो एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं 4 हमारे पास ऐसे आप कह सकते हो सिनारियोज जिसके बेसिस पे उसको अनलॉफुल घोषित किया जा सकता है,
पहला है हमारे पास फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी लाइबल होगा, अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बनेगा, उसको डिफाइन भी किया गया है, वो देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है तो वो लाइबल होगा। सेकंड, व्हेन नॉट अ मेंबर फॉर रेजिंग फंड्स फॉर अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर आप मेंबर होते हो एंड मेंबर नहीं हो रहे हो बट आप हेल्प कर रहे हो किसी तरीके से अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन की अंडर दैट सिचुएशन। तीसरा, फॉर मैनेजिंग और असिस्टिंग और मैनेजिंग अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, तो भी आप लाइबल होते हो अगर मैनेज कर रहे हो। या फॉर कमिटिंग एन अनलॉफुल एक्टिविटी, अगर ये 4 चीजें आप कर रहे हो तो आप अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के तहत या आप महाराष्ट्र जो सिक्योरिटीज ये बिल है उसके तहत लाइबल हो सकते हो, ठहराए जा सकते हो। ठीक है, सो अब इसी के अकॉर्डिंगली इन्होंने ऑफेंसेस के लिए ना बहुत सारे या 2 प्रोविजंस बेसिकली आप कह सकते हो उन्होंने दिए हैं। यही है कि जेल फॉर अ टर्म ऑफ 2 years to 7 years along with fines ranging from 2 to 5 lakh rupees, ये ऑफेंसेस ये कैरी कर रहे हैं। अब कमिटिंग एन अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए जो ऑफेंस है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, वो यही है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years एंड अ फाइन ऑफ ₹5 lakhs के मैक्सिमम जो यहाँ पर आपको पनिशमेंट है दी जाएगी इन द केस ऑफ कमिटिंग एन अनलॉफुल एक्टिविटी। ठीक, देन अब अरेस्ट जो है वो कॉग्निजेबल इसको माना जाएगा। अरेस्ट मतलब कॉग्निजेबल, कोई भी ऐसे सिचुएशन आती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जब हम किसी को बोलते हैं ना, दैट मीन्स कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट अ वारंट। ठीक है, विदाउट अ वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है, पहली चीज। एंड ये जो ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल होगा। ठीक है, एंड ये जो बिल है वो अनलॉफुल एक्टिविटी को ऐसे डिफाइन कर रहा है कि कोई भी ऐसा एक्शन किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर लिया जाता है विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट, या फिर बाय वर्ड्स जो कि रिटन या स्पोकन हो सकते हैं, या अगर आप किसी तरीके से कोई साइन दे रहे हैं या विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो कि एक डेंजर कॉन्स्टिट्यूट करता है या एक मेनांस की तरह कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। अगर आप पब्लिक ऑर्डर, पीस, ट्रैंक्विलिटी या इंटरफेयर कर रहे हैं विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि पर्सनल है, या फॉर द designed to overawe by criminal force to show criminal force or any public servant etc. तो बेसिकली इसका आइडिया कहने का यहाँ पर यही है कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी जिसको यहाँ पर बोला जा रहा है वो यही होगी कि कोई भी व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक डोमेन में, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को या फिर आप कह सकते हो कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को अब कोई और व्यक्ति अगर मेंटेन कर रहा है उसके अंदर डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करते हैं तो एक अनलॉफुल एक्टिविटी की तरह माना जाएगा। और अगर एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल आप कह रहे हैं कि वो चीज़ की जा रही है तो वो अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन की तरह होगी। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें ऐड की गई हैं। इंडल्जिंग या प्रोपोगेटिंग द एक्ट्स ऑफ वायलेंस, वैंडलिज्म, चीज़ों को तोड़ते हैं, वायलेंस कंडक्ट कराते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। कलेक्ट कर रहे हैं मनी और गुड्स की कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी अगर कराई जा रही है उसके लिए अगर आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो भी आपको ये अनलॉफुल एक्ट के तहत धरा जा सकता है, यानी कि आपको पुलिस के या जेल के अंदर यहाँ पर डाला जा सकता है। या कोई भी ऐसा आप प्रीच कर रहे हैं डिसोबीडियंस टू इस्टेब्लिश लॉ एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, क्या आप बोल रहे हो कि कोई भी हमारे पास संस्था जो इस्टेब्लिश है अंडर लॉ या बाय लॉ स्टैट्यूटरी तरीके से, तो इन दैट केस ऑल्सो अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो वो भी या उनके अगेंस्ट बोल रहे हो, सो इन दैट केस ऑल्सो आपको यहाँ पर लाइबल ठहराया जाएगा। ठीक है, सो यही यहाँ पर चीज़ें मेजरली बताई गई हैं। तो अमेंडमेंट जो है 3 इसके अंदर की गई थी। पहली अमेंडमेंट वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देती हूँ कि लॉन्ग टाइटल एंड प्रियम्बल, इसके अंदर जो टाइटल था इनिशियली बहुत लंबा था उसको चेंज कर दिया गया। दूसरी ये चीज़ थी कि क्लॉज 5 सब क्लॉज 2 ऑफ द बिल जो कि ये बोलती थी कि जो एडवाइजरी बोर्ड इसी बिल के तहत इस्टेब्लिश किया जाएगा उसके अंदर 3 लोग होने चाहिए जो कि अब क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट होने चाहिए। बट अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये जो मेंबर्स हैं या जो चेयरपर्सन है वो जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड 2 अदर मेंबर्स यहाँ पर इसके अंदर होंगे जो कि रिटायर्ड जज होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो चेयरपर्सन वाला एंड एवरीथिंग नहीं होगा, मेंबर्स यहाँ पर 3 ही होंगे, बट जो लोग होंगे या जो एक होगा चेयरपर्सन होगा हाई कोर्ट का जज, एलिजिबिलिटी उसी हिसाब से होनी चाहिए, एंड 2 रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस के अंदर आप इंक्लूड करें। ठीक है, एंड देयर शुड बी अनदर गवर्नमेंट प्लीडर ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एक प्लीडर को भी ऐड कर सकते हो आप इन दैट केस। ठीक है, तीसरी इसके अंदर अमेंडमेंट आई थी क्लॉज 15 सब क्लॉज 2 जो कि डिफाइन करती है कि अब रैंक के लेकर इनिशियली बोला गया था रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर जो है वो
ये इसको यानी कि एक रैंक होता है सब इंस्पेक्टर का पुलिस के अंदर, उससे बिलो ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को वो कोई और इंस्पेक्टर ट्राई नहीं, कोई और ऑफिशियल जो है वो ट्राई नहीं कर सकता, जिसको अब हटाकर ये बोल दिया गया है कि रैंक जो है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी से कम रैंक का व्यक्ति जो है कॉग्निजेंस इस ऑफेंस की नहीं ले सकता। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट सी चीजें थी, बट आपको ये पता होना चाहिए अर्बन माओइज्म बिल है, ये कौन सी स्टेट्स में लॉन्च हुआ है, एंड महाराष्ट्र ने भी ये बिल लॉन्च कर दिया। दैट्स इट। एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड माइज्म या मायस जो है वो कौन है। ठीक है, उसके अलावा कुछ इतने जानने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको वैसे ही डिटेल दे दी, बट कोई जरूरत नहीं है इसके ऊपर। सवाल देखते हैं। द महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजंस अगेंस्ट अनलॉफुल एक्टिविटी विद नॉन बेलेबल क्लॉज। सेकेंड, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोवाइड्स फॉर द मोस्ट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है। नॉन बेलेबल क्लॉज है यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अनलॉफुल एक्टिविटी मोस्ट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट 7 years एंड 5 लाख का जो हमारा फाइन था, ये दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जा रही हैं। ठीक है, सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा सा बिल्डअप करो खुद से, क्योंकि अब कुछ नया इसके अंदर यहाँ पर नहीं है। आपको भी पॉइंटर्स या नोट्स बनाने आने चाहिए। या ई ट्रक इंसेंटिव्स अंडर पीएम ई ड्राइव, उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है ना। तो इंसेंटिव जो है कितना है, ये पीएम ई ड्राइव हमें क्या कह रही है, हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। एंड ये जो है हाउ नोवेल इनिशिएटिव हेल्प तमिलनाडु ब्रिंग डाउन टीबी डेथ्स इन द स्टेट, तो ये आपके लिए एक तरह से केस स्टडी की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, मेंस के लिए। तो आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे, पॉइंटर्स इसके लिए रिलेटेड आप बना सकते हैं। ठीक है, एंड देन कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम्स आफ्टर 5 years, हिस्ट्री ऑफ स्टोरीड पिलग्रिमेज। तो इसको आप एक लाइट रीडिंग दे दीजिएगा, कुछ इतना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बट कुछ अगर प्लेसेस लग रही हैं इंपॉर्टेंट या कोई सर्किट या कोई रूट स्पेसिफिकली, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, बट प्लेसेस के ऊपर अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिग्निफिकेंस आपको लग रहा है तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज इतना ज़्यादा पढ़ने की इसको भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज। तो कोई भी इशू होता है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1800-890-3043, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।